नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारी और स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। बापू वाटिका में श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री और अन्य उपस्थित लोगों ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन का आनंद लिया। स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे भजनों में लोग मंत्रमुग्ध नजर आए। इन भजनों ने श्रद्धांजलि समारोह को और भी भावुक बना दिया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आज महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और आदर्श हमारे साथ हमेशा हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हमें गर्व है कि भारत ने ऐसे महान विभूतियों को जन्म दिया जिनके विचार आज भी लोगों के जीवन में प्रभाव डालते हैं और उनका अनुसरण किया जाता है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री की श्रद्धांजलि ने उनके विचारों को सम्मानित किया और ये संदेश दिया कि उनके आदर्शों को हमेशा जीवित रखा जाएगा। तो हम लोग हल्ला करते हैं। रांची के बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। और आप सबको मालूम है कि ये दिन पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोग के बीच में नहीं है, फिर भी उनके विचार आज भी हमारे साथ है। और हमें गर्व है कि ऐसे महान पुरुषों का ये देश रहा है जिनके पदचिन्हों पर, जिनके विचारों को आज भी अनुसरण किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ भी बोला जाए, जितना भी बोला जाए, वो कम होगा। और मैं समझता हूँ कि विशेषकर भारत देशवासियों के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक प्रेरणा स्रोत सदैव बने रहे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने रांची के पूर्व विशेष विनियम पदाधिकारी मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया। कैबिनेट की बैठक के बाद अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि नगर विकास विभाग में कराए जाने वाले कार्यों में निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि की गई है। पहले ये 12% थी, अब 18% होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान और अंतरराशि दिए जाने की प्रक्रिया निर्धारण को कैबिनेट ने स्वीकृत की। पूर्व में पथ निर्माण विभाग में 18% की दर से जीएसटी लगता था। झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने का निर्णय झारखंड सरकार की कैबिनेट ने लिया है। इसके तहत झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लागू करने की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वाणिज्य कर विभाग के सेवानिवृत्त पदचर राजकुमार राम की सेवा संपुष्ट करने और अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी है। साथ ही डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षकों के 2 छाया पद 26 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी है। मंत्रिपरिषद की आज की बैठक में
कुल 6 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। प्रस्ताव संख्या 1 है माननीय झारखंड उच्च न्यायालय अंतर्गत दायर वाद संख्या WPS 777/2023 राजकुमार राम बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा उक्त से उद्भूत अवमानना वाद संख्या कंटेम्प्ट केस 190/2024 राजकुमार राम बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम में राजकुमार राम सेवानिवृत्त पदचर की सेवा नियमित एवं संपुष्ट किए जाने एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने के संबंध में। ये वाणिज्यकर विभाग से संबंधित प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव है उद्योग विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद WPS नंबर 7081/2023 विजय कुमार ठाकुर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के आलोक में श्री विजय कुमार ठाकुर सेवानिवृत्त 30/4/2024 को वरीय अनुदेशक तदर्थ रूप से नियुक्त हस्तशिल्प संसाधन सह विकास केंद्र जमशेदपुर की सेवा नियमित करते हुए पेंशनादि लाभों की स्वीकृति के संबंध में। इस प्रकार के कुछ मामले पूर्व में किए गए थे, उसी आधार पर इनको भी किया गया है। प्रस्ताव तीसरा है नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST दर में वृद्धि यथा 12% के स्थान पर 18% के परिप्रेक्ष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान अंतर राशि देयता हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में। इस प्रकार का पथ निर्माण विभाग में पूर्व में संकल्प निर्गत है, उसी आधार पर नगर विकास विभाग के लिए भी निर्गत किया गया है। पांचवा प्रस्ताव है उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग से राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम लागू करने के संबंध में। झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम, इसमें कुल 9 प्रकार के पुरस्कार हैं। जैसे छात्र वर्ग में है झारखंड राज्य शोध रत्न, शिक्षक वर्ग में है झारखंड राज्य शोध रत्न, इस प्रकार के 7 और विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार हैं। छठा प्रस्ताव है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा WPS 4074/2016 रश्मि प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा WPS नंबर 4418/2016 दीपक कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद में दिनांक 23/1/24 को पारित आदेश के अनुपालन में वादीगण की स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति के अनुमोदन हेतु गैर सरकारी सहायता प्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालय श्री डोरंडा बालिका उच्च विद्यालय डोरंडा रांची में सहायक शिक्षकों के 2 छाया पद 26 फरवरी 2009 से 31 दिसंबर 17 तक की अवधि हेतु सृजित करने के संबंध में। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रयागराज में हुए भगदड़ की घटना पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की इस तरह की घटना में मृत्यु या चोटिल होना दुखद है, चाहे वो झारखंड का हो, बंगाल का हो या बिहार का। ये चिंता का और दुख का विषय है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर अपनी संवेदना जताते हुए दुख और चिंता व्यक्त की। उन्होंने सुरक्षा उपायों को और सख्त करने की बात भी की ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। ये घटना प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर कुंभ मेले में स्नान करने गए लोगों के बीच मची भगदड़ के कारण हुई थी, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से प्रभावितों के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त की और इस तरह के हादसों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया। इससे पहले सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस घटना की गहन जांच करेगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।
देखो, किसी भी इंसान की किसी भी घटना में ऐसे लोग के साथ घटती है तो वो दुखद है, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का, बंगाल का, यूपी का, कहीं पर भी हो। ये चिंता का विषय है और दुख का भी विषय है। तो इस विषय पर तो हम यही कह सकते हैं कि इस घटना की विषय में कि ये घटना पर हम अपना दुख जता सकते हैं, चिंता कर सकते हैं और कोशिश हो कि आगे घटना ना हो। दादा, दिल्ली में चुनाव है, वहीं राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से कुल 17.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में अर्जुन शर्मा उर्फ शेरा, शैलेश कुमार उर्फ गांधी, रजनीश कुमार सिंह और रितेश कुमार शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक शेरा और शैलेश कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है और वे कई बार जेल भी जा चुके हैं। हालांकि जेल से बाहर निकलने के बाद वे फिर से नशे के काले धंधे में लिप्त हो जाते थे। खास बात यह है कि शैलेश कुमार पिछली बार जब जेल से बाहर आया था तो उसने पुलिस से संपर्क कर नशे के धंधे से दूर रहने का वादा किया था। इसके साथ ही उसने पुलिस को भरोसा जीतने के लिए कई नशे के सौदागरों की गिरफ्तारी भी करवाई, लेकिन बाद में वह खुद नशे के कारोबार में संलिप्त हो गया। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि ये नशे के सौदागर बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर लाते थे। इस कारोबार में सासाराम के रूबी उर्फ भाभी, पिंटू और रांची के अनिमेश का नाम भी सामने आया है, जो ब्राउन शुगर की सप्लाई करते थे। पुलिस इन तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि नशे के खिलाफ जारी अभियान में फिलहाल बड़े नशे के सौदागर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डीजीपी सर का स्पष्ट निर्देश है कि 3 मुख्य बिंदु को जो है केंद्र बिंदु मान करके पुलिस को कार्रवाई करना है, जिसमें पहला है जो नारकोटिक्स है उसके जो तस्करी करने वाले हैं उनके विरुद्ध में कार्रवाई करना, दूसरा महिला सुरक्षा और तीसरा साइबर क्राइम। इस आलोक में पुलिस उप महानिरीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के एक सूचना प्राप्त हुआ था कि सुखदेव नगर क्षेत्र में आनंदपुरी के मछली चौक के पास में कुछ लोग जो हैं वो अवैध अफीम और आपको ब्राउन शुगर बेचने का काम जो है वो करने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में सुखदेव नगर थाना प्रभारी जो है अपनी टीम के साथ में इसे सत्यापन किया और सत्यापन के उपरांत कल रात्रि में 4 लोग की गिरफ्तारी जो है मौके वारदात से किया गया। ये लोग भागने का भी प्रयास किए थे, लेकिन इनको पकड़ा गया है। यहाँ स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ये 4 जो हैं वो शातिर हैं, पहले से ही एनडीपीएस के कई केसेस में ये जेल जा चुके हैं। कुल मिलाकर के ये 4 लड़के जो हैं इस क्षेत्र में लगातार सूचना प्राप्त हो रहा था कि ये नवयुवकों को जो है अफीम और खासकर के ब्राउन शुगर जो है बेचने का काम करते हैं। अभी हम लोगों ने कुल मिलाकर के इनके पास से 17.48 ग्राम जो है ब्राउन शुगर हम लोगों ने सिल्वर फॉइल में लपेटे हुए और जो ठोस है वो बरामद हम लोगों ने किया है। कुल मिलाकर के इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 3 फोन जो है वो भी बरामद किया गया। यहाँ बताना आवश्यक है कि रांची पुलिस लगातार पिछले 1 वर्षों में लगभग 300 लोगों को जो है अफीम और ब्राउन शुगर में हम लोगों ने जेल भेजा है। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्र सेविका समिति और रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को नारी शक्ति, न्याय और जन कल्याण की अद्वितीय प्रतीक बताते हुए कहा कि वे केवल एक कुशल प्रशासिका ही नहीं बल्कि सेवा, त्याग और परोपकार की मिसाल थी। उन्होंने आगे कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने शिक्षा, कला, संस्कृति और धर्म के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी शासन व्यवस्था पूरी तरह प्रजा के भले के लिए समर्पित थी और उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के
पुनर्निर्माण में अहिल्याबाई होलकर के ऐतिहासिक योगदान का भी उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें अहिल्याबाई जैसी महान विभूतियों के योगदान से नई प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद किया। धार्मिक स्थानों के विकास तक सीमित नहीं था। उन्होंने धर्मशाला और कृषि आदि के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। उनका जीवन सेवा, त्याग और परोपकार का जीवंत उदाहरण है। हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वास्तव में राष्ट्रीय सेविका समिति बहुत लंबे समय से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और जैसा आरएसएस के प्रति लोगों की राय है, लोगों को समझ में आना चाहिए महिलाओं के प्रति आरएसएस पूरी सक्रियता के साथ काम करता है और ये जिस ढंग से काम होता है इसकी पहचान भी मिल रही है, लोग इसको समझते और जानते भी। पर आज जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कुंभ में, हमें उसका दुख है और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर सरकार ने उचित व्यवस्था की और इसकी रोकथाम भी की। मैं उन सबके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब स्थिति सामान्य हो गई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी में राज्य एवं देश का नाम रोशन करने वाली ओलंपियन सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रांची के हरमू स्थित आवासीय कॉलोनी में 3,750 वर्ग फीट भूखंड आवंटित किया है। बुधवार को उन्होंने झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में इसके कागजात दोनों को सौंपे। है जो कभी मध्यम नहीं होगी। झारखंड के खेल और खिलाड़ी को उचित सम्मान और प्रोत्साहन देना माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा हमेशा प्रयास रहा है। ये अंगवस्त्र सलीमा टेटे को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान, हमारी झारखंड की आन बान और शान, ये है सलीमा टेटे और ये अधिकार है झारखंड की खूबी जिले की बेटी का। आपके उज्जवल भविष्य की अनंत आशीष शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। धन्यवाद। दोनों को कॉलोनी के प्लॉट नंबर 10B और 10A में भूखंड आवंटन की प्रतियां आवास निर्माण के लिए दी गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ हर कदम पर उनकी सरकार खड़ी है। उन्होंने कहा कि सलीमा और निक्की को रांची में भूखंड देने का निर्णय हमारी सरकार का ही था। आज ये वादा हम पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भूखंड देने के साथ साथ ये भी घोषणा की कि दोनों खिलाड़ियों को अपना आशियाना बनाने के लिए राज्य सरकार खेल नीति के तहत 35-35 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। इन बेटियों को मिल रहा सम्मान राज्य की अन्य बेटियों एवं युवा वर्ग के लिए आशा और अवसर का प्रतीक बनेगा। इनसे प्रेरित होकर राज्य के अन्य खिलाड़ी बेहतर करेंगे। सम्मान मिलने पर सलीमा टेटे और निक्की प्रधान ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। सलीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। कोई भी काम दिल से करने पर मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। मुख्यमंत्री से कहा कि आप इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए और हम जैसे खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहिए। कार्यक्रम में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार, विधायक राजेश कश्यप, विधायक भूषण बाड़ा, मुख्य सचिव अलका तिवारी आदि उपस्थित थे। आज हमारे दो होनहार झारखंड की बेटी झारखंड के साथ साथ पूरा देश का नाम रोशन कर रही है। ये पहली बात नहीं है, कई बार हमारे इस राज्य की बेटियों ने अलग अलग क्षेत्र में अपने हुनर और अपने अंदर छुपी प्रतिभा का प्रदर्शन देश दुनिया के समक्ष किया। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य जहां हम 2 वक्त के अनाज के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य
कई चुनौतियों से गुजर भी रहा है। अब तो थोड़ा हम रोशनी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने पूर्व में ये महसूस किया था कि ये राज्य सिर्फ खनिज संपदा से नहीं बल्कि और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हम अपना नाम देश दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। फिलहाल एचआईएल को आप सबने देखा होगा, उसमें मैंने सर को इतना खुशी कभी नहीं देखा सर का इस फेस में। तो मुझे जब मैच देखने आए थे सर, तो उनका फेस में एक हैप्पी स्माइल और एक खुशी मोमेंट मैंने पहली बार देखा सर को एंड मैम को। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराइए और हमें सपोर्ट कीजिए। फर्स्ट टाइम ओलंपिक में फोर्थ फिनिश किए थे और वहाँ से जब हम एयरपोर्ट आए और एयरपोर्ट से सीधा हमें इसी सभा कक्ष में सर ने हमें लेके आए थे और उसी दिन सर ने अनाउंस किए थे कि हम आप सभी को जमीन देंगे और वो चीज़ आज सच में सर ने वो कर दिखाया जो हम लोग के साथ सर ने वादा किए थे। एयरपोर्ट से सीधा हम इसी सभा में आए थे। आज और वो चीज़ सच हो रही तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वहाँ से यहाँ तक आना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल का सफ़र है और हर कोई चाहता है कि हमारा घर हो, अपना ज़मीन हो और वो चीज़ आज मिल रहा है। तो इसके लिए मैं हेमंत सरकार को और जितने भी उपस्थित है अधिकारी को सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर कि आप लोग की वजह से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम इसी तरह और कोशिश करते रहेंगे कि हमें और भी आप लोग को प्राउड फील कराएं और आप लोग इसी तरह जितने भी यंग प्लेयर हैं उनको भी सपोर्ट करते रहिए। और आज ही मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में झारखंड में ठंड में कमी आ सकती है। 1 फरवरी से राज्य के सभी इलाकों में आंशिक बादल का प्रभाव कम होते ही तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ठंड का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा और राज्य भर में मौसम थोड़ा गर्म रहेगा। वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 फरवरी से राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे ठंड की तीव्रता में कमी आएगी। अधिकतम तापमान भी बढ़ने की संभावना है, जिससे दिन के समय में गर्मी का एहसास होगा। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में इस बदलाव का असर दिखेगा, खासकर पहाड़ी और शहरी इलाकों में। हालांकि मौसम का ये बदलाव आंशिक बादल के प्रभाव कम होने के बाद होगा। आने वाले दिनों में ठंड में कमी के बावजूद रात के समय में हल्की ठंड बनी रह सकती है। आने वाले दिनों में मौसम पूर्वानुमान की तो अभी आने वाले जो अगले 5 से 7 दिन है मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अभी 31 तक में कुछ हल्के आंशिक बादल आ सकते हैं, उससे कोई वैसा प्रभाव नहीं है। और अभी जो न्यूनतम तापमान है अगले 2 से 3 दिनों में आपको 3 से 4 डिग्री न्यूनतम तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ में जो अधिकतम तापमान है उसमें भी धीरे धीरे थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसके कारण से अभी आने वाले दिनों में जो ठंड है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और 1 तारीख से मौसम जो है जो आंशिक बादल जो थे वो भी छट जाएंगे और मौसम मुख्यतः साफ देखने को मिलेगा। उसके बाद अधिकतम तापमान भी आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा और न्यूनतम में 31 के बाद से 1-2 में उतना कोई बड़ा बदलाव अभी के हिसाब से नहीं है। तो अभी आने वाले दिनों में जो झारखंड में है वो ठंड में थोड़ी सी कमी आने वाली है और न्यूनतम जो पारा है अगले 2 से 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री बढ़ने वाला है। धन्यवाद। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित रसुन चोपा पंचायत के लेंगाड़ी गांव में चड़क चिक्कड़ महिला समिति द्वारा पिछले 5 माह से लगभग 500 राशन कार्डधारियों को राशन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इससे नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को पीडीएस दुकान के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और तालाबंदी कर दी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। 5 महीने का अनाज देना होगा, देना होगा। 5 महीना अनाज देना होगा, देना होगा। 5 महीने। ग्रामीण का आरोप था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पीडीएस दुकानदार द्वारा अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। गरीब राशन कार्डधारियों ने अविलंब जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गरीब परिवार का ये कानूनी अधिकार है कि उन्हें समय पर अनाज उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले वर्ष सितंबर 2024 से जनवरी 2025 तक दुकानदार द्वारा उन्हें अनाज नहीं दिया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे चाहते हैं कि इस मामले की गहन जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। है ना, महिला समिति जो चौरक चिकन समिति है, ये प्रत्येक महीना लाभुक से कार्डधारी लाभुक से फिंगरप्रिंट पहले लिया
लिया जाता है। उसके बाद कहते हैं कि आपको जब तक फिंगरप्रिंट नहीं दीजिएगा तब तक अनाज नहीं मिलेगा। तो अब तक फिंगरप्रिंट तो लिया गया है, लेकिन अब तक यानी कि 5 महीने से लगातार अभी कार्डधारियों, हम सभी कार्डधारियों को अनाज नहीं मिला है। इसलिए हम लोग बहुत आक्रोशित हैं, इसलिए ताला लगा दिया गया है। इसमें चौरक चिकन महिला समिति जो है ये जन वितरण के द्वारा होता है। जो ये पहले इन लोग कहते हैं कि पहले आप लोग फिंगरप्रिंट्स कीजिए, उसके बाद आपके नाम पर चावल आएगा। फिर भी चावल आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन पहले फिंगरप्रिंट कीजिए, उसके बाद आप लोग के नाम से चावल आएगा। वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। अभी हो गया सितंबर अगस्त महीने से, कुछ लोग का सितंबर महीने से नहीं मिला, कुछ लोग का अगस्त महीने से। तो इसी वजह से कल हम लोग बैठक रखे थे इसी जगह। तो फिर ग्रामीण जो जितना भी कार्डधारी थे सब आकर्षित हुए, तो कहते हैं चलो आज से ताला लगा देंगे, जब तक ये मामला फैसला नहीं हो जाता तब तक बंद रहेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित पाड़ा मैदान में आदिवासी मूलवासी विकास परिषद की ओर से बुधवार को मिलन समारोह से वन भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष निरुप हांसदा ने की। इस कार्यक्रम के दौरान 21 नए सदस्य आदिवासी मूलवासी विकास परिषद के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल हुए, जिन्हें परिषद की ओर से गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इसमें परिषद के अध्यक्ष निरुप हांसदा, कार्यकारी अध्यक्ष स्वप्न मित्र और महासचिव उज्जवल मंडल ने कहा कि परिषद का मुख्य उद्देश्य पोटका को स्वच्छ, शिक्षित, जागरूक और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने जिंदल भूषण पावर और स्वाति उद्योग कंपनी द्वारा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ रैयतदारों को उनकी जमीन वापसी दिलाने, पैसा अधिनियम को लागू कराने जैसे मुद्दों पर भी बात की। परिषद ने इस कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय समुदाय को एकजुट करने और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने का संकल्प लिया। इस मौके पर कार्यकारिणी के अन्य सदस्य महावीर सरदार, प्रणब भट्टाचार्य सहित कई प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित थे। मूलवासी विकास परिषद पोटका का गठन अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गठन किया गया था। इसी बैनर में तत्कालीन पोटका का प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शिवेंदु मोहन को निगरानी तरह पकड़ाया गया था निरुप हांसदा जी के द्वारा। उस समय अध्यक्ष से पकड़ाया गया था, वो 3 महीना जेल में रहे। तो आदिवासी मूलवासी विकास परिषद का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ का लोगों को शोषण मुक्त समाज का निर्माण करेंगे हम लोग, किसी भी प्रकार का शोषण ना हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले सभी को, ताकि यहाँ के बच्चे भी राज्य स्तर पर, देश स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। हम लोग एजुकेशन और ऑनलाइन मुक्त समाज निर्माण के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये देखिए, आदिवासी मूलवासी विकास परिषद आज नया गठन नहीं हुआ, ये 2012 में गठन हुआ है। हाँ, तो हम लोग जो आदिवासी मूलवासी विकास परिषद का एक ही मकसद है कि यहाँ पोटका स्वच्छ भारत, शिक्षित भारत, जागरूक शिक्षित पोटका, जागरूक पोटका, स्वच्छ पोटका, यही सोच के बनाया है। और सरकार जितना भी योजना वगैरह चलाएंगे सब मतलब गुणवत्ता से चले, जहाँ भी अन्याय होगा ये आदिवासी मूलवासी विकास परिषद आगे रहेगा विरोध के लिए। झारखंड पुलिस में डीजी रैंक के अफसर आरके मलिक गुरुवार को सेवानिवृत्त हो गए। रांची के डोरंडा स्थित जैप 1 ग्राउंड में उनके सम्मान में विदाई कार्यक्रम और परेड समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य के वरीय पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी उपस्थित थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस अधिकारी आरके मलिक ने कहा कि वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि विभाग अच्छे हाथों में है। पुलिस की ड्यूटी इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत आती है और पुलिस तभी सामने आती है जब लोग किसी परेशानी में होते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जब जनता की समस्याओं का समाधान होता है तो पुलिस विभाग की छवि बेहतर बनती है, लेकिन यदि जनता को निराशा मिलती है तो उनके मन में पुलिस के प्रति नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। अपने लंबी सेवा के अनुभवों को याद करते हुए आरके मलिक ने कहा कि उन्होंने पुलिस मुख्यालय की ओर से मीडिया के साथ काफी समय बिताया है, जो एक अच्छा अनुभव था। विदाई समारोह के दौरान आरके मलिक की पत्नी ने भी अपने भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी मेरे पति रचनात्मक कार्यों में लगे रहेंगे। आपको तो पता ही है कि मैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से मीडिया को वर्षों तक देखा हूँ, मीडिया के साथ रूबरू रहा हूँ और आप लोगों का बहुत सहयोग पुलिस विभाग को हमेशा मिलता रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि
विभाग जो है एक बहुत बड़ी एंटिटी है। हम लोग तो आते आते रहते हैं और विभाग की जो अपनी गरिमा है, विभाग की जो अपनी एक उसकी परंपराएं हैं, उसमें काम करने का एक तरीका है, एक सबको साथ लेकर चलने का जो एक माहौल है, मैं समझता हूँ कि ये माहौल हम लोग बनाए रखें, आगे भी बनाए रखें। पहले भी ये माहौल बनी हुई थी, क्योंकि विभाग जो है वो जब एज अ होल जब आप विभाग को देखते हैं, विभाग ऐसे तो टुकड़ों टुकड़ों में है, जिले हैं, रेंज है, जोन है, पुलिस मुख्यालय है, सीआईडी है, विशेष शाखा है, सब अलग अलग यूनिट्स हैं, पुलिस मुख्यालय है। लेकिन जब हम लोग एक पूरे तौर पर आते हैं तो जो जनता से हम लोग रूबरू होते हैं वो एक पूरे विभाग के तौर पर रूबरू होते हैं। यादें हैं और ज़्यादा अगर मैं वे करूं तो अच्छी यादें बहुत हैं और काफ़ी जैसे राजकुमार बहुत ही मेहनती थे और बहुत लगन के साथ अपनी ड्यूटीज़ करते थे। तो हम लोगों का मेन था, बस ऑफिस में तो कभी इंटरफेरेंस नहीं, बट हम लोगों का मेन था कि हाँ, सुंदर इलाकों में जो लोग नहीं जा सकते हैं फोर्स के साथ हम लोग जाते थे और इन्जॉय किया। चतरा में जब झारखंड बना था 2000 में, चतरा एसपी थे और वहाँ एक वाटरफॉल्स है जहाँ पे सिर्फ नाइक्सलाइट से रहते थे, पर हम लोग गए, एंजॉय किए। तो ये सारी यादें हैं। इधर जमशेदपुर के साक्षी से श्री श्री शीतला माता मंदिर के स्थापना दिवस और सरायकेला स्थित रानी शक्ति मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर कलश यात्रा का आयोजन किया गया। शीतला मंदिर में 9 दिवसीय महायज्ञ के तहत कलश यात्रा निकाली गई। वहीं नवनिर्मित रानी शक्ति मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कलश यात्रा का आयोजन हुआ। जमशेदपुर के साक्षी से श्री श्री शीतला माता मंदिर के स्थापना दिवस पर 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस अनुष्ठान के पहले दिन कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला श्रद्धालु शामिल हुई। ये यात्रा मंदिर के प्रांगण से निकाली गई और जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर के स्थापना दिवस पर कलश यात्रा निकाली गई है और अगले 9 दिनों तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनका समापन विशाल भंडारे के साथ होगा। साक्षी शीतला माता मंदिर के गर्भगृह में मां काली और काशी विश्वनाथ महादेव और स्फटिकेश्वर महादेव का स्थापना 2006 में हुआ था। उस समय से हर एक वार्षिक महोत्सव पर, है ना, माघ पूर्णिमा में 9 दिन का रुद्रचंडी महायज्ञ करके उस स्थापना को मनाया जाता है। यह रुद्रचंडी महायज्ञ में अभी आज कलश यात्रा है, ये 9 दिन तक चलेगा। 7 तारीख को भंडारा है। 250 महिलाएं कलश उठाकर आई हैं आज, और इस यज्ञ में 3 प्रधान जजमान हैं जो 9 दिन पूजा करेंगे। प्रभात सिंह सपत्नीक, विवेक पांडे सपत्नीक और रितेश सिंह सपत्नीक, ये सब लोग जजमान हैं। 9 दिन भगवती की आराधना करेंगे। इस यज्ञ का एक उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इधर सरायकेला स्थित रानी शक्ति मंदिर ट्रस्ट द्वारा नवनिर्मित श्री रानी शक्ति मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा विधिवत पूजा अर्चना के बाद खरकई नदी के जगन्नाथ घाट से निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए श्री रानी शक्ति मंदिर तक पहुंची। इस यात्रा में सरायकेला और आसपास की लगभग 400 महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान ड्रोन से पुष्प, अबीर, गुलाल और इत्रों की बारिश की जा रही थी, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा।
वहीं आदिवासी सुरक्षा परिषद ने जमशेदपुर में अपने संगठन का विस्तार किया है। इस दौरान जमशेदपुर महानगर का अध्यक्ष राम सिंह मुंडा व महासचिव उपेंद्र नाथ सरदार को बनाया गया है, जबकि अन्य कार्यकारिणी सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। ये जानकारी सुरक्षा परिषद के पदाधिकारियों ने बिष्टुपुर स्थित परिसदन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। इससे पूर्व सभी का केंद्रीय अध्यक्ष रमेश हांसदा ने माला पहनाकर स्वागत किया। इसके उपरांत रमेश हांसदा ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद पैसा कानून अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे ग्राम सभा को अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पैसा कानून सही से लागू नहीं किया जाता तो वे लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। जबकि नव नियुक्त महानगर अध्यक्ष राम सिंह मुंडा ने संगठन के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि परिषद आदिवासियों के हक के लिए संघर्ष करेगी और एसपीटी एवं सीएनटी एक्ट के उल्लंघन पर आंदोलन करेगी। उपस्थित है, बटमदा से है, ये भी उपस्थित हो चुके हैं। सचिव में गणेश। झारखंड सरकार पेशा कानून को लागू करने में कोताही बरत रही है। आदिवासी सुरक्षा परिषद बार बार इस मुद्दे को उठाकर शुरुआत दौर से है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी राज्य सरकार का व्यवहार है जो है वो उदासीन है। अब हमें लगता है कि सड़क पर उतरे बिना सरकार नहीं जागेगी। आदिवासी मुद्दे पे ये आदिवासी सरकार, अबुआ सरकार जिसे लोग कहते हैं, ये सरकार आदिवासी मुद्दे पे संवेदनहीन है। इससे पहले भी कई आदिवासी मुद्दों को इन लोगों ने गौन में डाल दिया। जैसे ओल्ड चिकी को मान्यता देने की बात हुई थी, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। हमें डर है यदि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये पेशा कानून जो आदिवासियों के लिए ब्रह्मास्त्र है, जो ग्राम सभा मजबूत होगी, इसमें आदिवासियों के साथ साथ उस गांव में रहने वाले मूलवासियों के लिए भी बहुत बड़ा ये हथियार है। देखिए, आदिवासी सुरक्षा परिषद जो है पिछले 15 वर्ष पहले से ही ये रनिंग कर रहा है, रनिंग कंडीशन में है। और इसकी स्थापना रमेश हांसदा जी के नेतृत्व में की गई थी, केंद्रीय स्तर का, और केंद्रीय अध्यक्ष रमेश हांसदा जी हैं। इसको हम लोग जमशेदपुर महानगर स्तर पर इसका विस्तार किए और आज विस्तार करने के बाद आज सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं लगभग। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये गैर राजनीतिक संस्था है, गैर राजनीतिक सामाजिक संस्था है और इसके तहत हम लोग आदिवासी जन मुद्दों पर जो भी बातें आएगी, ये आदिवासी सुरक्षा परिषद के बैनर तले हम लोग सरकार तक अपने बातों को पहुंचाने का कार्य करेंगे। और सरायकेला जिले के गम्हरिया से टायो कंपनी के फ्लैट्स धाराशायी होने के मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो गुरुवार को प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे। फ्लैट गिरने के बाद सड़कों पर रात बिता रहे परिवारों से मिलकर विधायक ने उन्हें हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। मौके पर जयराम महतो ने टाटा प्रबंधन के अधिकारियों से टेलीफोन पर वार्ता कर सड़कों पर रात गुजार रहे परिवारों को अविलंब दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करने संबंधित निर्देश दिए, जिस पर टाटा प्रबंधन अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। विधायक जयराम महतो ने मौके से ही सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से फोन पर संपर्क किया और अविलंब प्रभावित परिवारों को उचित तौर पर व्यवस्थित करने की बात कही, जिस पर उपायुक्त ने कहा कि मामला संज्ञान में है और गम्हरिया अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे परिवारों को वहां से दूसरे मकान में शिफ्ट करने की कवायद जल्द पूरी करें। इधर पीड़ितों ने विधायक जयराम महतो से गुहार लगाते हुए उन्हें उचित हक दिलाने की मांग कर अपना दुखड़ा सुनाया, जिस पर विधायक जयराम महतो ने उन्हें सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस मौके पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। नमस्कार मैनेजर बाबू। नमस्कार। एमएलए डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। पूरे यहाँ टायो में जो जी हमने एक छत विच्छत एक मकान, कई मकानों का समूह देखा, कई परिवारों को अपने जवान बेटे बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ खुले आसमान के नीचे इस कड़कड़ाती ठंड में सोते हुए देखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता को भी कहीं ना कहीं शर्मसार करती है कि आज किस प्रकार से जो प्रबंधन है या फिर जो विभागीय पदाधिकारी हैं, इस जिले के पदाधिकारी हैं, वह इतने सुस्त हैं, ये कतई उचित नहीं है। देखिए, हमें लगता है कि शायद उन्हें नहीं दिख रही है, वो बहुत प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो हमने उन्हें यही कहा कि कभी कभी मानवता को भी ग्राउंड बनाना चाहिए। प्रोटोकॉल तो होगा, नीति नियम तो बातचीत होंगी नीति नियम पर, लेकिन जब तक उन विषयों पे हम लोग निष्कर्ष पे नहीं आते हैं
तब तक कम से कम ये जो परिजन हैं उन्हें सामने सुने कम्युनिटी हॉल भी है उसे खोलकर इन्हें रहने के लिए तब तक ठिकाना देना। इधर जमशेदपुर के साक्षी से राजेंद्र विद्यालय सभागार में नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय समारोह में स्कूल के सभी 10 ब्रांच के बच्चे भाग ले रहे हैं। स्कूलों को 3-3 के समूह में बांटा गया है। कदमा, बारेडी और बिरसानगर स्कूल के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों ने नृत्य, संगीत और गीत की रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जिससे पूरा माहौल जीवंत हो गया। बच्चों के अभिभावक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य अवधेश कुमार शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों में सांस्कृतिक कला को बढ़ावा देना और उनके समग्र विकास को प्रोत्साहित करना भी इस समारोह का उद्देश्य है। ये जो हमारा वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है, ये हमारा तीसरा सांस्कृतिक महोत्सव है। इसमें मेन प्रयास हमारा रहता है कि जो हमारे यहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से बच्चों के अंदर नई संस्कृति, कला और उसके अंदर की जो प्रतिभा है उसको निखार करें और सब जनमानस तक पहुँचाएं। ऐसा हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ाई करें। इसके साथ साथ हमारा जो सालाना खेलकूद होता है उसमें बच्चे बहुत भाग लेते हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों का चतुर्मुखी विकास हो। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन ने एक बार फिर चालकों की समस्याओं को लेकर आगामी 12 फरवरी से चाबी छोड़ो भूख हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन ने इस संदर्भ में एक बैठक आयोजित की, जिसके बाद इस निर्णय की जानकारी दी गई। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने बताया कि लगातार वाहन मालिकों को चालकों की समस्याओं को टाटा कंपनी प्रबंधन के सामने रखा जा रहा है, लेकिन कंपनी इन समस्याओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि अब ये संघर्ष अंतिम स्तर पर पहुंच चुका है और अब आर पार की लड़ाई होगी। चालकों को न्यूनतम वेतन, मेडिकल सुविधा जैसी कई जरूरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वाहन मालिकों ने भी रेट में 35% बढ़ोतरी की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर 12 फरवरी से सभी चालकों द्वारा चाबी छोड़ो भूख हड़ताल की जाएगी। 12 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन चाबी छोड़ो और भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। हम लोग ड्राइवर की समस्या ये है कि ड्राइवर का पेमेंट आज के डेट में जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है उसको लेकर, मेडिकल को लेकर, आपका पे छुट्टी को लेकर और आपका बोनस को लेकर, इसको लेकर, ताकि जो भी टाटा स्टील के नियम फॉलो हम लोग करते हैं तो टाटा स्टील के जो अंदर गाड़ी चलती है उसी के आधार पर हम लोग को भी पेमेंट मिलना चाहिए। इसको लेकर और गाड़ी मालिकों का पेमेंट जो हम लोग 35% का डिमांड किए हैं, 35% वृद्धि को लेकर उस पर भी हम लोग अपना मीटिंग कर, कल गाड़ी मालिकों के साथ मीटिंग किए, उस पर निश्चित किया गया कि 35% वृद्धि होना चाहिए। यदि नहीं करेगा तो टाटा स्टील के अंदर में हम लोग ड्राइवर साथ में अन्याय हो रहा है कि 60,000 70,000 ड्राइवरों को पैसा काट लिया जा रहा है, गाड़ी मालिकों को पैसा काट लिया जा रहा है। ये पूरा मतलब गोरख धंधा चल रहा है। इसको हम लोग उजागर कर रहे हैं और हम आपका 12 फरवरी से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इधर राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन महापर्व को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संबित पात्रा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह समेत अन्य उपस्थित थे। इस कार्यशाला में विशेष तौर पर संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के उपरांत राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने बताया कि संगठन महापर्व के तहत चलाए गए सदस्यता अभियान के अंतर्गत एक माह में 10 लाख प्राथमिक सदस्य और 6,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं। इस बार सदस्यता के साथ सत्यापन भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर और रांची जैसे शहरों में सदस्यता और सत्यापन का काम अन्य जिलों की अपेक्षा तेजी से हुआ है। फरवरी महीने में संगठन का चुनावी प्रक्रिया शुरू होगा। बैठक में संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, आदित्य साहू सहित भाजपा के कई पूर्व विधायक एवं पदाधिकारी मौजूद थे। सदस्यता अभियान अभी 1 महीना हमारा चला है। 10 लाख से अधिक सदस्य हमने पूरे डाटा के साथ पूर्ण किए हैं। हम इस बार मिस्ड कॉल से बने हुए सदस्यों की संख्या अभी इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, वैसी संख्या केवल जोड़ रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा विवरण भर दिया है। वेरिफिकेशन कोड जिनका प्राप्त होने के बाद जिन्होंने अपना फोन नंबर को वेरीफाई किया है और अपना पूरा विवरण भरा है,
वैसे लोगों की ही अभी हम संख्या को सार्वजनिक रूप से बता रहे हैं। तो ऐसे 10 लाख हमारे प्राथमिक सदस्य बन गए हैं। मिस्ड कॉल से बड़ी संख्या है, लेकिन जब तक उनका बाकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया, उनका फ़ोन नंबर का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, तो वो संख्या अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 10 लाख से अधिक हमारे प्राथमिक सदस्य भी बन गए हैं और 6000 से अधिक हमारे सक्रिय सदस्य बन गए हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है और साथ में हम चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ करने वाले हैं। और सरायकेला जिला कांग्रेस कमेटी ने गम्हरिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 77वें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान गम्हरिया प्रखंड स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी फूलकांत झा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी संविधान की रक्षा के उद्देश्य से देश भ्रमण कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेसियों ने भी माल्यार्पण कार्यक्रम के बाद गम्हरिया लाल बिल्डिंग चौक तक पैदल मार्च कर जय भीम जय बाबू का नारा दिया है। श्रद्धांजलि सभा में वरीय कांग्रेसी दिवाकर झा, जिला उपाध्यक्ष खिरोज सरदार आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर हम तमाम कांग्रेस परिवार और समाज के गण्यमान्य व्यक्ति इनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और यही श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद हम लोगों ने हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा संविधान की रक्षा के लिए जो देश में पूरा भ्रमण कर रहे हैं और जो संदेश दे रहे हैं उसी का हम लोग अनुसरण करते हुए आज जय भीम जय बापू और संविधान की रक्षा के लिए अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश जी का अभिवादन करते हुए हम लोग मार्च करेंगे। यहाँ से लाल बिल्डिंग चौक, राजीव चौक तक चलेंगे और वहीं जाके हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और इसके साथ देशवासियों को, झारखंड के निवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे जो कम से कम जो संविधान बना है उस संविधान के तहत हमारे देश के जो अनुयायी हैं सब लोग चले और तभी देश आगे बढ़े। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।